हेलो एवरीवन, डाउट सेशन ये एक सीरीज़ शुरू की जा रही है। वीडियोज़ की एक सीरीज़ होगी, इसमें काफ़ी एपिसोड्स होंगे। उसमें आप ही लोगों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया था, व्हाट्सएप पे वगैरह कई जगह पे बताया था, तो कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं। बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, उन्हीं में से एपिसोड 1 के अंतर्गत। तो देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बाकी आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन भेजते रहिए, आगे के एपिसोड्स इसी तरीके से बनाते रहेंगे। तो उनमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं, एंडोसाइटोसिस क्या होता है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडो मीन्स होता है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, और साइटोसिस मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, कि मटेरियल को सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए बताया भी गया है, किसी सेल को वर्क करने के लिए किसी मॉलिक्यूल फूड या किसी फॉरेन मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको वर्क करने के लिए बाहर से आपको फूड की ज़रूरत पड़ती है, आप थोड़ी देर काम करते हो, भूखे हो जाते हो, फिर दुकान जाते हो, बिस्किट लाते हो, टॉफ़ी लाते हो। इसी तरीके से सेल को भी काम करने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरीके से ये सेल जो मॉलिक्यूल है वो जब सेल के अंदर जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, उसका एक देखिए फ़ोटो भी आपको दिखाया जाएगा। नीचे देखिए, यहाँ पे ये है, देखिए ये जो ग्रीन कलर का इसमें जो दिखाया गया है वो है सेल मेम्ब्रेन, और ये जो ब्लू कलर के डॉटेड हैं वो जो अलग अलग बॉल्स की तरह पड़े हुए हैं, वो मान लेते हैं कि कोई मटेरियल है। वो सेल के अंदर कैसे आया, पहले देखिए यहाँ से उसने एंट्री लिया। ठीक है, एंट्री लिया, फिर इसके बाद यहाँ पे आके बॉल जैसा ये अंदर हो गया, फिर ये पूरा एक बॉल ऐसे ढेर सारा बन के सेल के अंदर पहुँच गया मेम्ब्रेन को चीरते हुए। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा है कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। ये क्लास 9 से क्वेश्चन भेजा गया है, लेकिन ये आता सारे क्लासेस में है कि आप अगर किसी भी क्लास में साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें जानना ज़रूरी है। ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स का एक टाइप होता है। प्लास्टिड जो है एनिमल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो प्लास्टिड 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होंगे या फिर वाइट होंगे। तो ल्यूकोप्लास्ट उसी में से होते हैं। देखिए, उनके बारे में पूरा यहाँ पे लिख दिया गया है, जैसे कि रूट में पाया जाएगा, ये स्टोरेज सेट की तरह काम करते हैं, लिपिड और प्रोटीन को ये करते हैं। ठीक है, ये पूरा आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आपको बताया भी गया होगा। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, एमाइलोप्लास्ट होते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट होते हैं, एलाइलोप्लास्ट होते हैं। ठीक, तो एमाइलोप्लास्ट में क्या होता है, एमाइलोप्लास्ट क्या करते हैं देख लेते हैं ज़रा इनको। एमाइलोप्लास्ट क्या करते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं ट्रांसिस्टरी स्टार्च को, विच इज स्टोर टेम्परेरली इन क्लोरोप्लास्ट एंड यूज फॉर एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट में स्टोर किए जाते हैं, एनर्जी के लिए करते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करते हैं, एलाइलोप्लास्ट फैट को करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, न्यूक्लियाइड्स क्या होता है। ठीक, बच्चों ने ढेर सारे अच्छे क्वेश्चंस भेजे थे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ वही भेज रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं पूरा दिन घर पे बैठ के एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, वही हमारा पुराना वाला क्वेश्चन बना। जो ऑफलाइन क्लास करते थे वो जानते होंगे, नीचे कमेंट करेंगे भी कि इसका पूरा मतलब क्या है बना का। ठीक है, कुछ बच्चे जानते होंगे। अभी हम आगे भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले न्यूक्लियाइड देख लेते हैं क्या होता है। न्यूक्लियाइड का मतलब होता है कि एक न्यूक्लियस जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो। अ न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड्स। एग्जाम्पल ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है प्रोकैरियोट में। क्या होता है, अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस है और वो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के है, उसको बोलेंगे न्यूक्लियाइड्स। ठीक है, हर सेल में एक केंद्रक होता है, यानी कि एक न्यूक्लियस होता है। अगर उसकी दीवार नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, इसका फ़ोटो भी आपको नीचे मिल जाएगा, फिगर मिल जाएगा, इसको ज़रा ध्यान से देख लेंगे, आप समझ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे इसका फिगर दिया गया है, इसमें न्यूक्लियाइड ये देखिए दिया गया है, उसकी कोई भी दीवार नहीं है कि यहाँ पे जाके ये ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स क्यों कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंज ऑर्गेनेलीज इस सेंस में कह सकते हैं क्योंकि इनके पास इनका खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम, इनके पास खुद का सब कुछ है, और ये पावर हाउस ऑफ द सेल भी हैं। तो ये सेल के लिए एक स्ट्रेंथ रहते हैं कि ये क्या है सेल में, क्योंकि सेल उसको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करी बल्कि सेल को वो दे रहा है, इसलिए सेल के लिए वो स्ट्रेंज ऑर्गेनेलीज कहे जा सकते हैं, कहे जाते ही हैं। ठीक है, इसके लिए हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, एक बार ज़रा इसको ध्यान से देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक स्ट्रेंज ऑर्गेनेलिज्म है। क्या है स्ट्रेंज है, मतलब कि ये समझिए अपने आप में एक अलग है, उसके पास खुद का पावर, समझिए कि आपके पास खुद का पावर हो
आप अपनी चीज़ें खुद बना सकते हो तो फिर क्या है, आप वाले सबसे अलग होगे। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रेंज ऑर्गेनिज है इन द सेंस, कौन से सेंस में इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। जब इसके पास पावर है तो वो खुद का सब कुछ है उसके पास, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन भी बना सकता है। प्रोटीन मतलब अपना जीवन यापन के लिए खाना पीना वो खुद का बना सकता है। ओके, ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये देखिए, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया देख के आए उसका यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है, इसको ज़रा देख लेंगे आप और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा था कि गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे ये क्या है। दोनों सेम ही होते हैं, लगभग दोनों सेम ही होते हैं, गोल्जी अपरेटस और गोल्जी बॉडी। डिफरेंस क्या होता है कि गोल्जी अपरेटस कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब कि जब ढेर सारे हैं गोल्जी बॉडी, जैसे कि बहुत सारे ढेर सारे हैं तो फिर उसको गोल्जी अपरेटस कह देते हैं। बस इतना रहता है इन दोनों में फ़र्क। बाकी जिसने पढ़ा है, जिसने जाना है वो समझ गया है। और इसकी भी पीछे की वीडियो जो अभी हमने पार्ट 2 दिया था क्लास 9th की, वो हम दिखा रहे हैं आपको, ज़रा सा आपको और क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कैसे क्या होता है। वीडियो ध्यान से देखिए। पहले वीडियो के पहले गोल्जी अपरेटस का यहाँ पे डायग्राम फिगर दिया हुआ है, इसको ज़रा सा देख लीजिए, बाकी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें दिया गया फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय गोल्जी कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी के बारे में अभी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, आपकी बुक में इस चैप्टर में उनके बारे में दिया हुआ है। क्या होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। गोल्जी अपरेटस क्या होता है, इसका क्या काम होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स होते हैं, फ्लैटेंड सैक्स यानी कि बोरी, जैसे बोरी होती है वैसे कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और इसीलिए जब ये पैरेलल एक दूसरे के ऐसे बोरी, एक लगा है दूसरा इसके लगा है दूसरा ऐसे, तो इनको हम लोग सिस्टन्स बोल सकते हैं, सिस्टन्स। दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ER। कभी कभी ऐसा होता है कि ये ER से जुड़े हुए होते हैं। देखिए ER पहले से एक सिस्टम बना हुआ बैठा था, उसमें जाके गोल्जी अपरेटस भी जुड़ गया तो एक और नया सिस्टम बन गया, ठीक है, एक मेम्ब्रेन सिस्टम नया बन गया, ठीक। समझिए क्या काम होता है, आगे समझते हैं, इसको देखते चलते हैं कि द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER, जो ER के आसपास जो भी मटेरियल बनता है उसका ये पैकिंग करता है, उसको डिस्पैच करता है। जैसे कभी कभी आप ऑनलाइन कोई भी सामान मंगाते हैं तो देखिए उसमें बताता है कि आपका आइटम पैक हो गया, आपका आइटम डिस्पैच हो गया, आपका आइटम वहाँ पहुँच गया, ये हो गया वो हो गया। उसी तरीके से इसमें भी होता है कि गोल्जी अपरेटस का अगर फंक्शन पूछा जाएगा, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस, तो आप बता देंगे कि ये पैकेजिंग करता है, ठीक है, डिस्पैच करता है, चीज़ों को डिस्पैच करता है अलग अलग टारगेट पे, ठीक है, सेल के अंदर भी सेल के बाहर भी, ठीक है। और इसका इनके अलावा भी क्या काम होता है, ये स्टोरेज भी करता है। देखिए स्टोरेज भी ये कर देता है, देखिए यहाँ पे दिया है इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन भी कर देता है, पैकेजिंग तो भी करता ही है, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर। इसके बारे में ज़रा ध्यान समझिए आप कि इसमें ये बताया है कि मान लीजिए उसने कोई भी मटेरियल ले लिया, अब उससे उसको आगे नहीं भेजना है, उसने सिंपल शुगर एक जगह से उठा लिया, अभी आगे नहीं भेजना है क्योंकि आगे भी है। तो सिंपल शुगर मान लीजिए इतना होता है, उसको अगर कॉम्प्लेक्स शुगर बना दिया, यानी कि उसको ऐसे दबा दे तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, तो उसको रखने में आसानी हो जाएगी। अगला है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस पहले समझ लेते हैं, बायोजेनेसिस क्या होता है। बायोजेनेसिस मीन्स होता है सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी सब्सटेंस का सिंथेसिस होना, उसका निर्माण होना किसके द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ये कहलाता है बायोजेनेसिस। और मेम्ब्रेन मीन्स होता है दीवार, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन का बनना, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आपको। इसमें से अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो नीचे आप उसी टॉपिक को कमेंट करेंगे और उसका आगे आपको दोबारा एपिसोड 2 में बता दिया जाएगा। आगे है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो फिर मैंने वीडियो में भी आपको बताया था, पूरा टॉपिक है उसका। मैंने उसमें ये भी कहा था कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, और वो मुझे देखने को भी मिला कि समझ बता दिया था, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे समझने में असमर्थ रहे और यहाँ पे उन्होंने फिर से क्वेश्चन किया। चलिए फिर से देखते हैं कि ऑस्मोसिस और क्या होता है, ठीक। ऑस्मोसिस क्या होता है, द ग्रेजुअल पासिंग ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ थिन लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। देखिए ग्रेजुअल मतलब कि जिधर ज़्यादा होगा उधर से कम की तरफ बढ़ना, इसको बोलते हैं लिक्विड का, ठीक है। एक मेम्ब्रेन के थ्रू, किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू इनका बढ़ना, ठीक है। तो बात ये है यहाँ पे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में आप ज़्यादातर कंफ्यूज रहते होंगे। तो ऑस्मोसिस होता है लिक्विड में और डिफ्यूजन होता है गैस में, ठीक। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि डिफ्यूजन जो है वो गैसेस में होता है और ऑस्मोसिस जो है वो लिक्विड में होता है, ठीक है। वीडियो इसकी भी देख लीजिए आप, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें।
डिफ्यूजन को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि बीच में हमने एक हमने बड़ा सा ग्लास बनाया, ठीक है। इसमें हमने बीच में एक दीवार बना दी। हमारे पास मान लीजिए हमने एक बर्तन ले लिया बड़ा सा, उसमें हमने बीच में एक दीवार बना दी। इधर हमने 1 किलो चीनी डाला, इधर हमने 1 किलो चीनी डाला, इधर हमने आधा लीटर पानी डाला, इधर 1 लीटर पानी डाला। इस समय वाटर की कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा है? इधर ज़्यादा है। तो वाटर अपने आप जाने का प्रयास किधर करेगा? इधर इधर, है ना। तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस, और यही जब गैसों में होता है तो इसको डिफ्यूजन बोल देते हैं। इतना समझिए। ऑस्मोसिस की वीडियो देखने के बाद ये एक फ़ोटो है, ज़रा इसको ध्यान से देखिए आप, थोड़ा सा इससे भी आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए बताया कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर है डाइल्यूट शुगर सोल्यूशन। तो जिधर पानी की मात्रा ज़्यादा है, इधर देखिए इधर की तरफ तीर है कि पानी इधर से इधर कंसनट्रेटेड की तरफ बढ़ गया। सेम यही चीज़ इसमें है, इस वाले में भी देखिए कि मोर वाटर इज़ ड्रॉन इन द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। इसमें देखिए इधर जा रहा है पानी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इससे समझ सकते हैं। इसके बाद एक और अगला क्वेश्चन था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ज़रा सा समझेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है कि इन अ सेलुलर बायोलॉजी की में जब हम पढ़ रहे हैं, जब सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कह सकते हैं कि ये ऑस्मोसिस का जस्ट उल्टा होता है। ऑस्मोसिस में वो होता था कि जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिधर जिस भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिधर पानी ज़्यादा होगा, कम की तरफ अपने आप चलने लगा। इसमें उल्टा होगा कि ज़्यादा की तरफ कम की तरफ से जाएगा। तो जब ज़्यादा की तरफ जाएगा तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये होता है। अगला क्वेश्चन है रेनबो कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक। तो इसके बारे में ज़रा सा आपको पहले ऐसे बताएंगे, फिर आप इसको रीड कर लीजिएगा कि रेनबो जो है बारिश के बाद में बनता है। तो आपको पहले से पता होगा कि लाइट की जब प्रकाश की एक किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो फिर 7 किरणों में 7 रंगों में टूट जाती है। विबग्योर जो आपको पता होगा, वायलेट, ये जो कलर हैं इसमें टूट जाती है 7 रंगों में। तो जब बारिश होती है तो उसकी कुछ बूंदें आसमान में ऐसे रुके हुए रहते हैं, और उसके अगर बारिश के जस्ट बाद में धूप निकल आती है तो वो जो पानी की बूंदें रह गई वो उसके लिए प्रिज्म का काम कर देती हैं। और प्रकाश की किरण यानी कि जब धूप उनके बीच से निकलती है तो वो 7 अपने कणों में टूट जाती है, और वो 7 रंग का ऐसे कलर आपको दिखने लगता है। बाकी पूरी डिटेल उसकी जो है वो इसमें आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट द लाइट, अब ये पूरा आप रीड करेंगे रेनबो के बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक। ये पूरा इंग्लिश में है। इसके अलावा हम आपको एक हिंदी में फ़ोटो भी दे रहे हैं। ये पूरा आप इसको रीड करेंगे, आपको रेनबो के बारे में पता चल गया है। इसके अलावा ये हिंदी वाला फ़ोटो भी आप देख लीजिए। इंद्रधनुष कैसे बनता है उससे रिलेटेड ये हिंदी में फ़ोटो भी आपको यहाँ पे उपलब्ध है। इसको आप पढ़ेंगे, समझ जाएंगे। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। चलते हैं हम अपने बाकी अगले क्वेश्चंस पे, ठीक है। देखिए अब रेनबो का फ़ोटो भी यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा, इस तरीके का होता है, आपने अगर नहीं देखा होगा। अगला क्वेश्चन ये था कि कैविटी कैसे हो जाती है। कैविटी कैसे हो जाती है, दांतों में कैविटी कैसे हो जाती है। तो उससे देखिए पहले तो उसका हम फ़ोटो देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोग समझ जाएंगे कैविटी का। ये देखिए दांतों में इस तरीके का गड्ढा होना, इसको बोलते हैं कैविटी होना, ठीक है। तो कैविटी कैसे हो जाती है ये पूरा आप रीड करेंगे तो फिर समझेंगे आप। थोड़ा छोटा कर दिया जाए इसको, हाँ। कैविटी कैसे होती है, तो कैविटी का दूसरा नाम होता है टूथ डिके भी इनको कह सकते हैं, ठीक है। ये किस वजह से होते हैं? बहुत सारे ना फैक्टर होते हैं कि आपने खाना खाया, ठीक है, पानी तक नहीं पिया तो वो खाना दांतों में रखा रहता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे माइक्रो में ऑर्गेनिज्म जो है वो उसी खाने के ऊपर डिपेंड होकर उसको खाने लगते हैं, फिर आपके दांतों में रहते हैं। साथ में आपके जब उनको खाना नहीं मिलता तो आपके दांत को भी खा जाते हैं। इस तरीके से भी होता है। हाँ, आप अपने दांतों को ना क्लीन करें तब फिर ठीक है। और ये ऐसा होता है कि परमानेंटली भी डैमेज कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा दिन तक ये किया ऐसे तो फिर परमानेंटली एक होल हो जाएगा। ये दिक्कत भी करता है कि पूरा अगर दांत नीचे तक खाली हो गया तो नीचे की जो आपके जो गम्स हैं, जो जहाँ पे दांत अटका रहता है, वहाँ पर भी ज़्यादा दिक्कत आपको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पूरा पढ़ लेंगे, आप इनके बारे में, कैविटी के बारे में आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था थंडर, यानी कि जो बिजली कड़कती है वो कैसे होता है, उसके बारे में ज़रा देखते हैं कि थंडर क्या होता है। तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हैं। ऑफन व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट एंड देयर इज अ रॉन्ग विंड
स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड लाइटिंग फ्लैशेस क्या होता है, जब तेज़ी से हवा चलती है तो फिर पानी की बूंदें और ये सब जो होता है, ये मॉइस्चर जो होती है आपस में रगड़ते हैं, पानी की बूंदें और हवा आपस में रगड़ती हैं। तो जब ये फाइन पार्टिकल, वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन द क्लाउड्स, बादल में होते हैं, इनके बीच में फ्रिक्शन होता है, तो क्या होता है, फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। और वाटर पार्टिकल जो हैं चार्ज हो जाते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। देखिए यहाँ पे सारी ये पूरा पॉइंट जब आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे, मैंने ढूंढ ढांड के आपके लिए लाए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द एयर, वो उस एयर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगती है ड्यू टू द हीट इन द एयर, इट एक्सपैंड्स वेरी फास्ट एंड मिलियन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर, एक अदर से एक साथ में सब कोलाइड करते हैं, जुड़ने लगते हैं। द साउंड ऑफ थंडर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच, जब ये मॉलिक्यूल्स एक साथ में जुड़ते हैं तो एक भयानक आवाज़ आती है। एट द हायर स्पीड ऑफ लाइट वी सी द फ्लैश ऑफ लाइटिंग, जब ये एक साथ जुड़ते हैं तो आवाज़ भी आती बहुत तेज़ी से और एक चमक उत्पन्न होती है, ठीक है। ये देखिए उसका एक फ़ोटो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप ऑफ सॉल्यूशन दिया गया था, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। ये क्या होता है, इनके बारे में बता रहे हैं कि हाइपरटोनिक वो होता है जिसमें सेल से वाटर बाहर जाए, जब सेल में वाटर मटेरियल ज़्यादा हो गया, वाटर ज़्यादा हो गया तो सेल से वाटर बाहर जाए, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। और जब सेल में और बाहर उसके बराबर हो तो फिर उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। और हाइपोटोनिक में सेल के अंदर आता है वाटर, ये होता है। बाकी इससे टाइप ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड आपको वीडियो, पिछली वाली वीडियो में आप देखेंगे, समझ जाएंगे, वो वीडियो मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए उसको। हाँ, अब देखिए बारिश के टाइम पर रेनबो कैसे बनता है ये बता दिया गया। इंसेक्ट्स ऑल्सो माइग्रेट, बिल्कुल माइग्रेट करते हैं। ये अपनी हाइबरनेशन प्लेस से लेके, हाइबरनेशन जहाँ पे हाइबरनेशन करते हैं वहाँ से अपनी ब्रीडिंग प्लेस तक माइग्रेट करते हैं, जहाँ पे ब्रीड करते हैं वहाँ तक जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो इतनी इनकी रहती है, ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन ये है, जो बर्ड्स माइग्रेट करती हैं वो अपना घर कैसे याद रखती हैं, वो अपना घर कैसे याद रखते हैं। वो एक एक स्थान को इधर से जैसे माइग्रेट करते हुए गई तो कुछ स्थानों को मार्क करते हुए जाती हैं, कुछ जगहों को वो अपने दिमाग में बसाते हुए जाती हैं कि ये वाला फ़ोटो एक इमेज टाइप की बना लेती हैं कि हाँ ये रास्ते में पड़ा, ये रास्ते में पड़ा, या फिर कुछ मार्क टाइप में वो बनाते हुए चलती हैं जिसकी एक इमेजेस टाइप की आपके दिमाग, जैसे कि मैंने कुछ फ़ोटोज़ को लेकर के पूरी PDF बना लिया है, इसी तरीके से वो भी अपने दिमाग में ऐसे बनाते हुए चलती हैं। बाकी इसके बारे में आप लोग माइग्रेशन चैप्टर कहीं ना कहीं आपकी क्लास में आएगा, ये अभी क्लास 6 या 7 से भेजा गया है, तो आगे आपके क्लासेस में आएगा तो फिर आप इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि वाटर में काई कैसे बनती है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, वाटर में काई कैसे बनती है। जहाँ पर हमेशा वाटर पाया ही जाएगा, जहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है, ज़्यादातर वहीं पर काई बनती है। किस लिए, क्योंकि पानी से मिनरल्स मिल रहे हैं, उससे पानी से ज़्यादातर चीज़ें मिल रही, और वहाँ पे नीचे से सॉइल से भी उसको चीज़ें न्यूट्रिएंट्स मिल रही, तो वहाँ पे बैक्टीरियल और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर के रहने लगते हैं। उन्हीं का जब निवास ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं छोटे छोटे। एक प्रकार से शैवाल, आपके जब पढ़ेंगे शैवाल के बारे में तब फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। ये शैवाल होते हैं एक टाइप के, ठीक है, शैवाल उनको कह सकते हैं आप, एल्गी, ठीक है, एल्गी कह सकते हैं, एल्गी के बारे में आप पढ़ेंगे। तो वही वहाँ पर जब उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वाटर से मिल रहे हैं, नीचे सॉइल से भी मिल रहे हैं, अगर आप कहेंगे फर्श पे आ रहे हैं तो फर्श से भी उनको मिल जाता है न्यूट्रिएंट्स, उनको पानी से ही पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, जिसकी वजह से पानी से जब उनको मिल रहा है तो जीवित है। वो हर जगह पे पाए ही जा रहे हैं। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जा रहे हैं, जहाँ पर उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे पर्याप्त मात्रा में, वहाँ पर वो अपनी जनसंख्या बढ़ा लेते हैं और ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। तो वहाँ पर उनको पानी हमेशा मिल रहा है, तो वो वहीं पर जाके अपनी जनसंख्या बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, बारिश होती है तो बादल का कलर क्यों चेंज होता है, जैसे ब्लैक कभी ऑरेंज कभी ब्लैक, ऐसा। अच्छा, तो ये भी अभी जैसे मैंने आपको वो बताया था, रेनबो बनना बताया था, उस तरीके से भी होता है। और बाकी जहाँ पर घना बादल हो जाता है वो एकदम ब्लैक हो जाता है, जहाँ पे दूर दूर होते हैं उसके अणु वो थोड़ा सा लाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। और बॉडी में इचिंग कैसे होती है, इसके डिफरेंट कारण हो सकते हैं। पहला, जैसे आपकी कभी चोट लगती है जब वो ठीक हो रही होती है तो वो भी एक कारण होता है, वो ठीक हो रही होती है, ठीक हो रही तो फिर वहाँ पे आपकी बॉडी से डिफरेंट वो आ रही चीज़ें आ रही, उसको ठीक करने के लिए एंटीबॉडी तरीके की वहाँ पे पहुँच रही हैं, तो फिर उससे भी इचिंग होती है हल्की हल्की। दूसरा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा कर के ढेर सारे वहाँ पे अटैक कर रहे हों,
ठीक है, आपको नहीं दिख रहे हैं, वो बहुत सारे छोटे छोटे हैं, वहाँ पे ढेर सारे अटैक कर रहे हैं आपकी बॉडी में, तब फिर आपको इचिंग हुई। तीसरा, कुछ बड़ी चीज़ ने काट लिया, आपने नहीं ध्यान दिया, आप बैठे हैं ऐसे, आपकी काट के चली गई, थोड़ी देर बाद इचिंग हुई, ठीक है, जब उसका असर आपकी स्किन के अंदर तक पहुँचा, इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है। प्लांट में जो फ्लावर होते हैं वो डिफरेंट कलर के कैसे होते हैं? प्लांट में फ्लावर डिफरेंट कलर के, वो कुछ उसके पिगमेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल होता है, इसी तरीके के अलग अलग कलर्स के अलग अलग पिगमेंट होते हैं। बायोलॉजी में, बॉटनी में जब आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो फिर आपको बताया जाएगा। बस इतना जानिए कि कुछ पिगमेंट्स होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो अभी क्लास 12 तक ही जानी है, इसके आगे नहीं जानी है, तो फिर वो पिगमेंट का नेम मैं आपको इसीलिए नहीं बता रहा हूँ। वो पिगमेंट्स जो हैं वो आपके 2 तरीके के होते हैं, वैसे तो 2 तरीके के होते हैं, उन्हीं की वजह से मेन कलर होते हैं जो भी फ्लावर्स में होते हैं, ठीक है। आइज के अंदर से आंसू कैसे निकलते हैं और क्या वहाँ पर पानी होता है? आंसू कैसे क्यों निकलते हैं? देखिए, आंसू क्यों निकलते हैं, क्योंकि ये आँख आपकी जो खुली हुई है, अगर ये सूख जाए तो फिर ये ऊपर नीचे नहीं जाएगी और इमेज इस पे नहीं बन पाएगी, इधर उधर नहीं देख पाएगी। तो लगातार छोटे छोटे छिद्रों से आंसू निकलते रहते हैं, वो सिस्टम बनाया गया है, इसीलिए आप पलक वो करते हैं। वो पलक जब ऊपर नीचे जाती है तो पूरे में पानी एक लिक्विड पहुंचा देती है, जिससे कि पूरी आँख भीगी रहे और वो सूखे नहीं, आपको प्रॉपर दिखता रहे, ठीक है। अब जब आँख में कुछ पड़ जाता है तो फिर आपका जो आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो उसको बाहर निकालने के भी आंसू वहाँ पे भेज देता है, ठीक। उसका पूरा एक सिस्टम होता है वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में छिद्र होते हैं, वो पोर्स होते हैं, उनसे आपका वाटर निकलता है, आंसू निकलते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला है स्मोक ऊपर जाकर कहाँ जाता है, ठीक। डाउट सेक्शन के अंतर्गत आस्था यादव ने पूछा क्लास 7 से कि स्मोक ऊपर जाके कहाँ जाता है, तो फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि स्मोक ऊपर जाके बहुत सारे काम होते हैं। पूरा एक फ़ोटो इसका लंबा सा आपको मिलेगा कि ये देखिए स्मोक ऊपर जाके ये काम करेगा। पहला तो जो भी पावर प्लांट चिमनियों और इनसे निकलता रहता है ये ऊपर जाता है, मोटर गाड़ी से निकलता है, समुद्री जहाज़ों से निकलता है, ये सब ऊपर जाता है, ये सब प्रदूषण करते हैं, वायु प्रदूषण, आपने एयर पोल्यूशन सुना होगा, ठीक। ये सारे आप पूरा रीड करेंगे समझ जाएंगे, ठीक। पूरा ऊपर जा कर के ये जो है इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और धुआं ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है और ये एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन जैसे कहा गया कि ज़्यादा दीपावली में पटाखे न चलाएं, क्यों कहा जाता है? क्योंकि एयर पोल्यूशन जाके वहाँ पे वो ये धुआं वहाँ पे जाके एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई पढ़ाई की बातें। अब ज़रा सा थोड़ा सा आपसे इनसे हट के बताया जाए कि कुछ बच्चे जैसे कि लगभग शायद 2 सेम बच्चों ने ये क्वेश्चन भेजा था, कैविटी क्या होता है। तो मुझे जानना है कि क्या आप लोगों के सही में कैविटी है। जैसे कि 2 बच्चों ने क्लास 7 से ये क्वेश्चन भेजा था, सर कैविटी कैसे होती है। अगर ये तुम्हारे है तो फिर इसको ठीक कराओ, ठीक है, डॉक्टर को दिखा करके ठीक कराओ। यहाँ हमने बता तो दिया कैसे होती है, लेकिन इलाज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक। और भी जिन बच्चों ने अभी तक क्वेश्चंस नहीं भेजे हैं उनसे भी हम ये कहना चाहेंगे, आप लोग भी भेजिए, घर पे बैठ के बना मत करिए। अब बना क्या होता है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं कि मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को बताया था कि लॉकडाउन में बच्चे क्या करते हैं घर पे बैठ के। बताइए, आप बताइए कि पूरा दिन बैठे हुए हैं घर पे, सुबह उठे चेयर पे बैठ गए, जैसे हम बैठे हैं अभी चेयर पे बैठ गए और चिल्लाए बना, खाना बना, आया खा लिया, फिर 2-3 घंटे बाद फिर चिल्लाए, यही चीज़, समझ गए। तो ये होता है कि इसको छोड़ करके आप क्वेश्चंस भेजिए जितने ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो रही है, और इस पूरे को आप नोट ज़रूर कर लीजिए अपने कॉपी पे जितना हो सकता है। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नोट ज़रूर करिए। और क्वेश्चंस आप कहीं पर भी किसी भी वीडियो पर कमेंट करेंगे, नीचे किसी वीडियो से कुछ समझ में नहीं आया तो वो मेरे पास किसी न किसी माध्यम से पहुंच जाएगा। आपके पास अगर नंबर है तो व्हाट्सएप पे कर दीजिए, मेल कर दीजिए, वो तो फिर इसमें नीचे दिया हुआ है ncrtwithabhishek@gmail.com पे मेल कर दीजिए क्वेश्चन अपना। हम अगले एपिसोड में आपको उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।